सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12 की केमिस्ट्री और चैप्टर चल रहा है विलयन। और विलयन में हम हेनरी का नियम पढ़ चुके थे और उसके बाद ठोसों की द्रव्य विलेयता पढ़ चुके हैं। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है बाष्प दाब। ठीक है, बाष्प दाब। तो हेडिंग डाल लीजिए बाष्प दाब। अगर आप ही साथ नोट्स बनाते हैं तो वैसे मैं तुम्हें बताऊं, आप साथ ही साथ नोट्स बनाएं तो बेटर रहेगा, जिससे आपका समय भी बचेगा। ठीक है, तो देखिए बाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, बाष्प दाब क्या होता है, यानी वेपर प्रेशर। तो देखो, जब बंद बर्तन में कुछ द्रव लेकर गर्म करते हैं तो प्रारंभ में बाष्पन का वेग अधिक तथा संघनन का वेग कम, परंतु तो देखो, जब एक बंद पात्र ले लिया हमने और उसमें क्या भर लिया, एक द्रव भर लिया। और द्रव भरने के बाद में देखिए, ये जो स्वतंत्र तल है, इस स्वतंत्र तल यहाँ तक द्रव भरा हुआ है, इससे ऊपर गैस भरी होगी। ठीक है, तो गैस भरी हुई है। उस गैस में जब हम यहाँ पर Q ऊष्मा देते हैं, उसे गर्म करते हैं तो प्रारंभ में गर्म करने पर जो बाष्पन है, बाष्पन के वेग को V1 से दर्शाया है मैंने। V1 बाष्पन का वेग बढ़ जाएगा। क्या है, बाष्पन का वेग प्रारंभ में क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर V1 अधिक होगा V2 से। उसके बाद कुछ समय बाद, ठीक है, बाष्पन का वेग बढ़ जाएगा और फिर धीमे धीमे एक ऐसी स्थिति आएगी कि बाष्पन का वेग, ठीक है, बाष्पन का वेग यानी बाष्पन का वेग कम होगा और संघनन का वेग जो ठंडा होकर के द्रव है, जो संघनन का वेग है वो अधिक हो जाएगा। यानी बाष्प कम बनेंगे और संघनन यानी ठंडे होकर अणु नीचे की ओर ज्यादा आएंगे। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि बाष्पन का वेग और संघनन का वेग दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी जो अणु बाष्प बन रहे हैं और वो संघनन हो रहे हैं, ठीक है, दोनों का वेग बराबर हो जाएगा। और इस अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। तो यहाँ से समझिए कि जब बंद बर्तन में कुछ द्रव लेकर गर्म करते हैं तो प्रारंभ में बाष्पन का वेग अधिक तथा संघनन का मतलब है ठंडे होकर के द्रव अवस्था में, यानी बाष्प ठंडी होकर के द्रव अवस्था में ही जा रही है तो उसे संघनन बोलते हैं। संघनन का वेग कम, परंतु कुछ समय बाद बाष्पन का वेग घटने लगता है। तो बाष्पन का वेग कम होगा, फिर संघनन का वेग बढ़ जाएगा, यानी V1 कम होगा और V2 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, संघनन का वेग बढ़ने लगता है, परंतु कुछ समय बाद बाष्पन व संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं। दोनों क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। और इस अवस्था को द्रव बाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को द्रव बाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये सर आप द्रव बाष्प साम्य अवस्था हमें क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आपको तो हमें बाष्प दाब पढ़ाना था। तो बेटा, जब तक आपको द्रव बाष्प साम्य अवस्था समझ में नहीं आएगी तब तक हम कैसे समझेंगे बाष्प दाब की डेफिनेशन। तो द्रव बाष्प साम्य अवस्था समझिए कि द्रव के अणु बाष्प बन के ऊपर जा रहे हैं और बाष्प के अणु द्रव के ठंडा होकर के द्रव अवस्था में जा रहे हैं। यानी बाष्प द्रव अवस्था में बदल रही है और द्रव बाष्प अवस्था में बदल रहा है। अगर ये बराबर होने लगे, ठीक है, दोनों की क्रिया बराबर होने लगे तो इसे बोलेंगे द्रव बाष्प साम्य अवस्था। कोई भी द्रव होता है वो देखने में आपको लग रहा है कि वो बाष्प नहीं बन रहा है या बाष्प द्रव अवस्था में नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी द्रव ऐसा नहीं रह सकता कि वो द्रव ही रहे। वो उसके अणु बाष्प में बदलते रहते हैं और बाष्प के अणु द्रव में बदलते रहते हैं। लेकिन ऐसा जब हम देखते हैं बाहर से तो वो हमें दिखता है कि वो द्रव अवस्था में है, लेकिन वो द्रव में नहीं है, द्रव बाष्प साम्य अवस्था में है। और द्रव बाष्प साम्य अवस्था में, ठीक है, द्रव बाष्प साम्य अवस्था पर द्रव की बाष्प जितना दाब आरोपित करती है, द्रव की बाष्प जितना दाब आरोपित करे। अब जो द्रव की बाष्प है, चाहे वो वेसल्स की दीवार से आरोपित करे, चाहे स्वतंत्र तल से दाब डाले, स्वतंत्र तत्व है दाब,
दाल है या वेसल्स की बाल से दीवार या दीवार से हम बोलें या बाल से टकरा करके जो दाब आरोपित करती है उसे ही हम बाष्प दाब कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आई, द्रव बाष्प साम्यावस्था पर, ठीक है, द्रव बाष्प साम्यावस्था पर द्रव की बाष्प जितना दाब आरोपित करती है उसे द्रव का बाष्प दाब कहते हैं। अथवा करके एक और डेफिनेशन समझ सकते हो ये वाली, कि किसी ताप पर द्रव तथा उसकी बाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में, ठीक है, साम्य की अवस्था में बाष्प का दाब द्रव बाष्प दाब कहलाता है। ये भी परिभाषा ये कहना चाह रहा है किसी ताप पर, ताप क्या करते हैं हम इसका स्थिर कर दो या स्टैंडर्ड ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, और उस ताप पर हम द्रव की, उस ताप पर द्रव तथा उसकी बाष्प अवस्था के मध्य में जो साम्य अवस्था होती है, ठीक है, में बाष्प का दाब होगा, जो बाष्प दाब आरोपित करेगी या बाष्प का जो दाब होगा वो क्या कहलाएगा, बाष्प दाब कहलाता है। ये दो डेफिनेशन है। अथवा करके एक और डेफिनेशन यहाँ समझ सकते हो, किसी द्रव के अणु विरामनी गति करते हुए बाष्प अवस्था में बदलने के लिए, जैसे मान लो इसमें द्रव के अणु है, ये द्रव के अणु क्या कर रहे हैं, विरामनी गति, विरामनी गति, विरामनी गति मतलब टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग, इस तरह से जिगजैग मोशन करते हुए वेसल्स की बाल से टकराते हैं। ये किससे टकराते हैं, या स्वतंत्र तल से टकराते हैं। ये समझो स्वतंत्र तल है, ये क्या है, स्वतंत्र तल, ठीक है, स्वतंत्र तल से टकराते हैं। तो वो कह रहा है कि ना, किसी द्रव के अणु विरामनी गति करते हुए बाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं। ये स्वतंत्र तल पर टकरा रहे हैं और जो दाब आरोपित कर रहे हैं उस दाब को क्या कहते हैं, बाष्प दाब, ठीक है, आरोपित करते हैं जिसे उस द्रव का बाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे उस द्रव का बाष्प दाब कहते हैं, या फिर द्रव का बाष्प दाब कहते हैं। लेकिन देखिए स्वतंत्र तल से जब भी अणु टकराएंगे या, तो वो उस स्वतंत्र तल को छोड़ करके सारे अणु नहीं भाग सकते। क्यों नहीं भाग सकते, क्योंकि ऊपर से वायुमंडलीय दाब भी तो लग रहा है, क्योंकि वायु उपस्थित है, वायु के पार्टिकल भी तो इसमें उपस्थित हैं, क्यों भाई, और वायु के पार्टिकल भी तो इस पर दबाव डाल रहे होंगे ऊपर से, और वायु के पार्टिकल जब दबाव डालेंगे तो ऊपर वाला जो दाब लगेगा उसे वायुमंडलीय दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब। तो मैं यहाँ पर एक नोट समझा रहा हूँ, उसे समझिए कि बाष्प दाब होने पर भी द्रव के अणु पूर्ण रूप से बाष्प में नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि बाहर से लगने वाली वायुमंडलीय दाब का विरोध कर, बाहर से लगने वाले वायुमंडलीय दाब, बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का विरोध करता है। नेक्स्ट देखें, तो ये था वायुमंडलीय दाब के बारे में, कि कोई भी जो द्रव है वो मैंने आपको बताया पूरी तरह से उसके बाष्प बन के अणु नहीं निकल सकते, क्योंकि ऊपर से वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है, और वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है ऊपर से, तो पूरी तरह से अणु स्वतंत्र रूप से या पूर्ण रूप से बाष्प नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब उसका विरोध करता है। अब है बाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो बाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पहला है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। यदि अणुओं में आकर्षण बल कम होगा, सीधी बात है, तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी। मान लो कोई कण है, वो आपस में अट्रैक्शन उनके मध्य में कम है, ठीक है, तो उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है, कैसी होगी, गतिज ऊर्जा अधिक, और गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो वेग उनका अधिक होगा, ठीक है, वेग उनका अधिक होगा, और वेग अधिक होगा तो अणु स्वतंत्र तल से तेजी से टक्कर मारेंगे, अर्थात बाष्प दाब अधिक होगा। जैसे कोई अणु है और जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इनके मध्य में आकर्षण कम होगा, सॉरी, इनके मध्य आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। अगर आकर्षण कम होगा तो क्या होगा, वो स्वतंत्र तल से तेजी से
वो गतिज ऊर्जा उनकी अधिक होगी, और गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो स्वतंत्र तल से तेजी से टकराएंगे, और स्वतंत्र तल से तेजी से टकराएंगे तो स्वतंत्र तल से तेजी से टकराएंगे तो क्या होगा भाई, वाष्प दाब अधिक होगा। ठीक है, या टक्कर अधिक मारेंगे तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। जैसे देखो पेट्रोल है वह स्प्रिट का वाष्प दाब अधिक होता है, क्योंकि पेट्रोल तथा स्प्रिट के जो अणु होते हैं उनके मध्य में आकर्षण बल कम होता है, और आकर्षण बल कम होगा तो क्या होगा, वो स्वतंत्र तल से तेजी से टक्कर मारेंगे, और तेजी से टक्कर मारेंगे या गतिज ऊर्जा उनकी अधिक होगी तो वो उनका वाष्प दाब अधिक होगा। जैसे आप पेट्रोल लें या फिर कोल्ड ड्रिंक ले लें, कोल्ड ड्रिंक का एक उदाहरण दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए भाई। तो क्या ले लेते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक की आप जैसे ही क्या हटाएंगे, ढक्कन हटाएंगे और आप उसको अपने मुंह की तरफ ले जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कोल्ड ड्रिंक के पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से आपके मुंह पर टकरा रहे हैं, बहुत तेजी से आपके मुंह पर टकरा रहे हैं। तो क्यों, कोल्ड ड्रिंक का वाष्प दाब अधिक होगा, क्यों उसमें वाष्प दाब अधिक क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है, और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनके मध्य में गतिज ऊर्जा कम होती है, सॉरी गतिज ऊर्जा अधिक होती है लेकिन आकर्षण बल कम होता है। इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक के जो पार्टिकल हैं यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बाहर निकल कर भागते हैं, जिसके साथ में जल के पार्टिकल को भी लेकर के जाते हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक का जो वाष्प दाब है वो कैसा होता है, अधिक होता है, कोल्ड ड्रिंक का वाष्प दाब अधिक होता है। ऐसे ही पेट्रोल तथा स्प्रिट का वाष्प दाब भी अधिक होगा, पेट्रोल तथा स्प्रिट का भी वाष्प दाब अधिक होगा, और जिसका वाष्प अधिक होगा वो स्वतंत्र तल को आसानी से छोड़कर भाग जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होगा, अगर अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक चिपके रहेंगे आपस में तो उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी, यानी वो इधर उधर ज्यादा नहीं जा पाएंगे, तो उनकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी, अधिक होगी, सॉरी गतिज ऊर्जा कम होगी, और गतिज ऊर्जा कम होगी तो वेग कम होगा, और वेग कम होगा तो टक्कर स्वतंत्र तल से धीरे से मारेंगे, टक्कर स्वतंत्र तल से धीरे से मारेंगे, अर्थात वाष्प दाब कम होगा। कैसा होगा, वाष्प दाब कम होगा। जैसे आप ग्लिसरीन का उदाहरण ले सकते हैं, ग्लिसरीन व शहद का वाष्प दाब कम होता है, क्योंकि ग्लिसरीन कैसे होता है, ग्लिसरीन तथा शहद में श्यानता अधिक होती है, श्यानता मतलब गाढ़ापन, और इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, और आकर्षण बल अधिक होता है इसलिए गाढ़े दिखाई देते हैं, गाढ़े, श्यानता मतलब समझिए गाढ़े, यानी तो यहाँ पर ग्लिसरीन व शहद कहते हैं गाढ़े हैं, द्रव हैं, या श्यानता उनकी अधिक है इसलिए इनका वाष्प दाब कम होता है। तो इसलिए मैं एक बात कह सकता हूं कि जिस द्रव की श्यानता अधिक होगी उसका वाष्प दाब, जिस द्रव की श्यानता अधिक होगी उसका वाष्प दाब भी कम होगा। ठीक है, अगला है ताप में वृद्धि, टेम्परेचर में वृद्धि। यदि द्रव के ताप में वृद्धि करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे अणुओं का वेग बढ़ जाएगा और वे तेजी से स्वतंत्र तल पर टकराएंगे या टक्कर मारेंगे, इसलिए वाष्प दाब भी बढ़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है कि यदि द्रव के ताप में वृद्धि कर दी जाए, जैसे ये द्रव है और इसके ताप में मैं वृद्धि कर दूं, ताप बढ़ाता रहूं, तो ये जो अणु है पार्टिकल वो तेजी से स्वतंत्र तल से टकराएंगे, और स्वतंत्र तल से तेजी से टकराएंगे तो क्या होगा, जितनी तेजी से टकराएंगे ये स्वतंत्र तल से उनका, तो ये इनका वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा, तो इनका वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा, इसलिए ताप बढ़ाने पर, ठीक है, क्या ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ता है। नेक्स्ट है द्रव और द्रव विलयन का वाष्प दाब, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब जैसे मान लीजिए कि ना कोई एक पात्र है और इसमें दो द्रव ले लिए, एक ए ले लिया है और एक बी ले लिया है, तो ए द्रव का दाब मान ले रहे हैं PA है और बी द्रव का PB है दाब। तो अगर हम कुल दाब की बात करेंगे तो P टोटल बराबर होगा तुम्हारा PA प्लस PB, ठीक है, यानी द्रव A का दाब तथा द्रव B का दाब। तो कुल वाष्प दाब किसका होगा, P टोटल PA प्लस PB दोनों द्रवों के बराबर होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने वाष्प दाब को क्लियर कर लिया है, और अगर वाष्प दाब के लिए
मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, कैसे ये ताप बढ़ाने पर, जैसे अभी यहाँ मैंने थोड़ा जल्दी समझा दिया था कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ये ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ गई, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ ये स्वतंत्र से तेजी से टक्कर मारे, और ज्यादा ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये बेसल के बाल को भी तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट डालूंगा, जो शॉर्ट वीडियो हुई एक्सपेरिमेंट की, तो उसे आप देख लेना, जिससे आपको समझ में आएगा कि वाष्प दाब में अणु स्वतंत्र तल से कैसे टकराते हैं, और अणु टकरा करके स्वतंत्र तल को कैसे छोड़ जाते हैं, और फिर बेसिल्स की बाल से टकराते हैं, और बेसिल्स की बाल से जब टकराते हैं तो वाष्प दाब जितनी तेजी से टक्कर मारते हैं तो उसका वाष्प दाब उतना ही अधिक होता है। और आप अपने आप देखना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक को मुंह के पास ले जाइए और वहां पर ढक्कन खोल के देखिए उसका, तो जो अणु तेजी से टक्कर मार रहे हैं तो आप उसका एहसास कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कोल्ड ड्रिंक का वाष्प दाब अधिक होता है। ऐसे ही पेट्रोल का भी देख सकते हैं, इसलिए पेट्रोल उड़ जाती है। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ने के बाद में या कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद में फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं रहती, बिल्कुल बकवास हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।